विकसित लोग हैं, सब विचारों से लड़ने वाले लोग। क्योंकि मेरा कोट है और इतने सालों कल हमको आना था, लेकिन हमको बैठने दीजिए। हमारे बक्सर के भी साथी आए। तरारी के पंचायत वार्ड हमारे नेता, जिन्होंने अपने जीने के तरीके को बदला है, विचारों को लेकर और समाज और इंसान का जो मानव का जो सबसे जीने का मूल विचार है, उनके भीतर का जो जीवन पद्धति है, खास तौर पर जो मिडिल क्लास और गरीब के लोग। मैं डेली 1200-1300 किलोमीटर 1400 किलोमीटर चलता हूँ। हमारी लड़ाई 81 से अमेरिका से आने के बाद, हम 80 में आए अमेरिका से, और 81 से हमारी लड़ाई शुरुआत हुई। और सबसे पहली लड़ाई हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने वाले माओवादी से नेपाल में हमने शुरू, और 1 साल हम माओवादी से लड़े। मधेसियों के खिलाफ एक जंग चल रही थी और मधेसी तराई के बीच में मेरा ही सबसे ज्यादा रिश्ता था। फिर 83 में हम मुखिया बने और तब से लेकर 40 साल मेरा जीवन सड़कों पर बीता। लगभग इस देश के हर हिस्से में, हर कोने में जब संकट आई, वहां हमने अपने लाइफ को, अपने जीवन को दिया। चाहे उड़ीसा हो, भूज हो, गुजरात हो, मणिपुर हो, इम्फाल हो, कोहिमा हो, नागालैंड हो, जहाँ जहाँ बिहार और आम आदमी पर संकट आया, वहाँ जाकर के कोशिश की कि हम लोगों के लिए कुछ प्रयास कर सके। हमारा जो कर्तव्य था, या कर्तव्य जो हम अपने को समझते हैं कि मेरी जो भूमिका है दुनिया में आने की, वो भूमिका है कंप्लीट मानवता की खूबसूरत कल्याण। यदि हम एक व्यक्ति के जीवन के संकट को महसूस नहीं कर सकते हैं परिवार की तरह, और हमारे भीतर जीवन बदलने की क्षमता ना हो, तो मुझे लगता है कि आदमी का जीवन में आना ही व्यर्थ है। और मैंने कभी हारा नहीं है। आप सब मेरे लिए ईश्वर और बुजुर्ग के देवतुल हैं, ईश्वर के समान हैं। यहाँ बहुत सारी माँ बहनें बैठी हैं। ये बहुत खूबसूरती है। इधर हमारी बहनें, बेटियां, बुजुर्ग माँ, जिससे मानव जीवन के निर्माण की खूबसूरती और जीने की ताकत मिलती है। आप सब, हम सब के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। कर्तव्यों के पथ पर कर्मवीर या क्रांतिवीर युवा चलता। एक अच्छी आवाज तरारी के युवाओं ने, रितेश जी के नेतृत्व में हमारी टीम, हमारे नेता, इस इलाके के प्रखंड के सभी नेता और बुजुर्ग पीछे कल भैया एक आवाज तरारी से उठाए। मैं बार बार कहता हूं कि मुद्दा एक हो, विचार एक हो, 10 नहीं होना चाहिए। और एक ही मुद्दे पर लड़ाई। दुनिया में 10 नाव पे पैर रखने की जरूरत नहीं। राजेंद्र प्रसाद
वाटर क्रांति से जाना जाता है। उन्होंने दो मुद्दे नहीं रखे, जबकि 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन राजस्थान में सिंचित नहीं हो पाई, फिर भी उन्होंने एक बड़ी क्रांति की बीज रो और दुनिया ने राजेंद्र बाबू को मैक्सर पुरस्कार के रूप में जाना। मेघा पाटकर और दूती राय, जिन्होंने एक बड़े विस्थापितों की लड़ाई लड़ी नर्मदा बांध, आज तक एक धूल भी नर्मदा बांध के स्थापित नहीं हो पाए, लेकिन तब भी पूरी दुनिया उनको मेघा पाटकर और अरुंधति राय को उस विचारों से जान गया, जबकि सफलता आज तक प्राप्त नहीं। लड़ाई जारी है एक लंबे समय। मैक्सर पुरस्कार संदीप पांडे अमेरिका छोड़कर जब वो पर्यावरण के लिए एक बड़े विचारों के साथ लड़ाई शुरुआत की, बाबा अंत्य कुष्ठ रोग के सवाल पर जब उन्होंने लड़ाई शुरुआत की, मां मदर टेरेसा, दुनिया में जितने बड़े लोग गायक बने हैं, जब भी कोई बड़ी विचार की क्रांति हुई है उसमें 10 तरह के समावेश विचार नहीं हुआ। और उसी तरह से हमारे क्रांतिकारी छात्र नेता रितेश जी, या इस तरीके से उन्होंने एक अच्छी तस्वीरों के समावेश से लगातार, या बगल में हमारे मित्र विशाल कुशवाहा जी, या यहाँ के हमारे सभी साथी, मैं समझता हूं कि हम सबको एक यथार्थ पर आना चाहिए। है कि भारत में कोई एक नेता आज तक पैदा नहीं हुआ, एक सिंगर या कोई एक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। मैं शुरुआत करता हूं सिर्फ एक जगह से। आजाद हिंदुस्तान के बाद कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी समाज सेवी जो किसी एक इंसान के जीवन को बदलने की क्षमता रखता, आजाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज्यादा यदि लोग प्रभावित किसी चीज से हुए, ये भैया आप लोग चुप रहिए थोड़ा, वो प्रभावित हुए हैं गरीबी से, वो प्रभावित हुए हैं आर्थिक आजादी से। हम अपने बातों को अर्थ से शुरू करना चाहें, क्योंकि अर्थ के बगैर मनुष्य के जीवन का कोई औचित्य नहीं। अर्थ है तो मनुष्य का जीवन चल सकता है। हम धर्म युग में या भगवान युग में नहीं है। हम भाग और किस्मत पर हम इंसान को नहीं छोड़ सकते, और भगवान के भरोसे पप्पू यादव चलता ही नहीं। मेरा दूर दूर तक भगवान से कोई संबंध नहीं, मेरा दूर दूर तक भाग और किस्मत से कोई संबंध नहीं। मेरा रिश्ता कंप्लीट कर्म वीर से है, प्रेजेंट से है। इस हिंदुस्तान के राजनेताओं को यह किताब पढ़ लेना चाहिए कि दुनिया का कोई भी विशिष्ट राजा जब कभी भी महानायक सदी का बना है, वो अपने प्रजा की जिंदगी पर बोझ नहीं डाला, वो अपने प्रजा के विचारों में दखल नहीं दिया, वो किसी व्यक्ति के जीवन के खुशी में दखल नहीं दिया, वह किसी व्यक्ति के रहन सहन खान पान की जिंदगी में दखल नहीं दिया। आजाद हिंदुस्तान के बाद भारत का कोई भी एक व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों के साथ जीने में आज तक सक्षम नहीं। हम जिस लाइफ को जीना चाहते हैं वो लाइफ हम जी नहीं पाते। हम जिस तरीके से रहना चाहते हैं उस तरीके से रहने की आजादी हमारा सिस्टम, हमारा नेता,
हमारी परंपरा और हमारा समाज हमको नहीं देता, और समाज हमको सबसे ज्यादा कमजोर करता है, और उसमें मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूं। समाज हमें मरने की इजाजत नहीं देता, समाज हमें लड़ने की इजाजत नहीं देता, समाज हमें सत्य बोलने की इजाजत नहीं देता, समाज हमें कर्तव्यों पर चलने की इजाजत नहीं देता। और भारत में कभी सच बोला ही नहीं गया। भारत में जिस किसी ने भी आज तक बोला, झूठ के अलावा कुछ नहीं हो। यदि सत्य पर चलने की ताकत होती, 140 करोड़ की आबादी इस भारत की, 40 करोड़ से हमारी आजादी की शुरुआत हुई थी, और 140 करोड़ हम पहुंच गए। तब से हमारा यात्रा लगभग 100 साल डेमोक्रेसी को होने चला। क्या कारण है कि हम आम आदमी की जिंदगी की जरूरत के लिए जी नहीं पाए, हम आम आदमी की जिंदगी की खुशी और उसकी मुस्कुराहट के लिए एक पल काम नहीं कर पाए। क्या कारण है कि गरीबी मेरी जीवन के साथ भगवान का वरदान होता चला गया। कारण है कि अपने जीवन को कंप्लीट रूप से, अपने मन को, अपने दिल को, अपने बच्चों के मन को, दिल को दबाकर हम अपने जीवन को जीते हैं। हम चाहते कुछ है, मेरा परिस्थिति और मेरी परिवेश कुछ कहती है। हम जीना किसी तरह चाहते हैं, लेकिन समाज और परिस्थितियां हमको जीने पर मजबूर कर दूसरे तरफ कर देती है। आप एक मुद्दे को लेकर के बैठे, भ्रष्टाचार। मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती? भ्रष्टाचार की शुरुआत समाज हमें भ्रष्टाचार करने की ताकत देता। समाज हमें, ये जो वोट की व्यवस्था है, वोट, ये जो डेमोक्रेसी में जो आज आप लोकतंत्र की बात करते हैं, यह देश कभी भी लड़ना नहीं सीखा, यह देश कभी भी मरना नहीं सीखा, यह देश के लोग कभी परिवर्तन करना नहीं सीखा। इस देश के लोग हमेशा समझौतावादी। कभी मुगल से 700 साल समझौता करके हमने अपनी जमीन और अपनी आजादी, खुद की आजादी, पर्सनल आजादी, राजाओं ने अपनी सत्ता, महाराजाओं ने अपनी संपत्ति, जमींदारों ने अपनी हैसियत को जिंदा रखने के लिए कभी मुगल से 700 साल समझौता किया, तो कभी अंग्रेज से 700 साल, 300 साल। यदि हम लड़ना और मरना जानते, यदि हमारे भीतर जीने की ताकत होती, तो हम समझौतावादी नहीं होते। समझौतावादी विचार हमेशा बुराइयों को जन्म देता है। समझौतावादी विचार हमेशा व्यक्ति का निर्माण करता है, मतलब किसी एक राजा महाराजाओं का निर्माण करता है, और किसी आम आदमी के जीवन की ताकत को, विचारों को खत्म करता है। और आज हम अंग्रेज के बाद लगातार हम जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषा, आजाद हिंदुस्तान में कभी भी स्वतंत्र विचारों के साथ किसी ने एक वोट नहीं डाला। वह हमेशा दत्यालिशी, कभी आजादी के नाम पर कांग्रेस को वोट मिली, कभी शहीद के नाम पर कांग्रेस को वोट मिली, कभी इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हो गए तो टूअर के नाम पर कांग्रेस को वोट मिली, कभी राजा नहीं फकीर है भ्रष्टाचार के नाम पर तोप के कारण वोट मिली, कभी बिहार में डीएनए के नाम पर, तो कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, कभी मंडल के नाम पर, तो कभी कमंडल के नाम पर, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी पट्टेदार, कभी अल्पेश,
कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी शिलापट, कभी पत्थर, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, कभी दलित महादलित। कभी भी इस देश में एक व्यक्ति ने भी अपने जीने के नाम पर किसी को वोट नहीं। हमें 40,000 रुपया होगा कैसे? 1 लाख रुपया हम कमाएंगे कैसे? चाइना, रूस, जापान, लंदन, दुनिया का जो देश डेवलप किया है वह कभी भगवान भाग और किस्मत के सहारे नहीं किया। वह कभी हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब के सहारे नहीं जिया। 200 साल पहले एक बड़ी लड़ाई यूरोप में थी, गोरा काला। अब्राहम लिंकन की उस दुनिया के सबसे बड़े इतिहास में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कही जाती है यूरोप, जब उस विचारधारा की मुद्दे, गलत विचारधारा के मुद्दे खत्म हुए, तब से लेकर 200 साल के बाद यूरोप ने दूसरी विचारधारा को एडॉप्ट नहीं किया और वो दुनिया में तरक्की करता रह गया। 1000 साल पहले यह भारत मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, ना जाने कितने विचारों को लाया। 1000 साल के बाद, 140 साल करोड़ की आबादी के बाद भी हम 10% दलाल है, रामायण ठीक नहीं है, कुरान गलत है, गीता खत्म है, बाइबल ठीक नहीं है। हम आज भी मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, यादव, नॉन यादव, दलित, महादलित, हमारी सोच आज भी घुटने के नीचे है। हम आर्थिक आजादी की बात नहीं करते, हम किसान की बात नहीं करते हैं, हम आने वाले यूथ के लिए नहीं जीते हैं, हम आने वाले बच्चों की तैयारी नहीं करते हैं, हम एक अच्छे परिवार के निर्माण की बात नहीं करते हैं, हम एक अच्छे समाज की बात नहीं करते हैं, हम एक अच्छे राज की बात नहीं करते हैं, हम एक अच्छे देश के विकास की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं उस जहर की, जो जहर घून से भी ज्यादा खतरनाक गरीबी का सबसे बड़ा औजार बन चुका है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा ताकत बन चुका है, शोषण का सबसे बड़ा ग्रंथ बन चुका है। जाति, धर्म, मजहब, भगवान, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है भगवान। का हो, का हाल चाल बार सब ठीक मानी जी, किस्मत में हुई सोई ना हुई। फिर आगे बढ़ा, कहा का हो चुतरू का ठीक बाल, अरे का वही पप्पू जी का ठीक रही, भाग ठीक है ना साथ दिला। फिर आगे बढ़िए, का हो कि वो कमली दीदी ठीक बानी ना, अरे का कही पप्पू बेटा का ठीक रही, भगवान जी ने लीक दलक है सोई होई। आप इस 3 चीज से कतई निकलते, और यही 3 चीज आपको धकेलते कि आपको कुछ नहीं करना। और दूसरा सबसे बड़ा कारण नेता। यह नेता को आप लोग भगवान मान सकते हो। नेता भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता। चाहे मेरा पति घर ढुके, हम करवा चौथ करें, हम जितिया करें, हम सहते रहें, हम चांद को निहारते रहें, पति कहीं और मुंह मारते रहे, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। चाहे आपके जाति का नेता आपको मिटा दे, चाहे आपके धर्म और मजहब का नेता आपको खत्म कर दे, चाहे आपके जाति का नेता आपकी सारी जीने की ताकत छीन ले,
बस आप उस पर कभी बहस नहीं करते। आप सीधा गाली देते हैं वीडियो को, आप सीधा गाली देते हैं सीआई को, आप सीधा गाली देते हैं कलेक्टर को। कलेक्टर की स्थापना कौन करता है? कलेक्टर को लाता कौन है? वीडियो को लाता कौन है? सीओ को पोस्टिंग कौन करता है? थानेदार की पोस्टिंग पैसे से कैसे होती है? सर कहाँ यही आइए जाइए में तो देश चला गया भाग। आइए और जाइए, अब बैठिए। पोस्टिंग कौन करता है? आप हमको बता रहे हैं? नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री। 40 लाख रुपया लेकर के पोस्टिंग होगी तो 80 लाख कमाएगा क्यों? और शेयरदार क्या सिर्फ वीडियो होते हैं? शेयरदार क्या सिर्फ सीओ होते हैं? जन्म प्रमाण पत्र 400 टका, मृत्यु प्रमाण पत्र 600 टका, आय प्रमाण पत्र 900 टका, स्कूल में सर्टिफिकेट निकालने जाएंगे 1200 टका। 400 रुपया 600 रुपया गरीब कमाने वाला मिडिल क्लास भर दिन अपनी जिंदगी इस धूप में खेत पर 1 बीघा 2 बीघा 1 कट्ठा धूल, दयारी मजदूरी, बटेदारी, बंधुआ मजदूर। एक भी हम 12,000 9,000 बीघा वाला पप्पू यादव, हमको 100 बीघा नहीं बचा। किसके पास इस हिंदुस्तान में मात्र 2.3% लोगों के पास 5 बीघा से 20-25 बीघा की जमीन किसी के पास बचा होगा? भाई पर, एक भाई पर। उसके बाद कट्ठे धूर में जमीन नहीं, बीघा में जमीन किसी के पास नहीं है। और वह व्यक्ति किसी से पूंजी उधार करता है और खेत में, तूफान में, खलिहान में, धूप में, पानी में सब कुछ जल जाए, तब भी वो किसान दुनिया का सबसे जीवटता के साथ थकता नहीं है, परेशान नहीं होता है, हैरान नहीं होता है। अपने प्रयत्न, अपने पथ की ओर बच्चों के लिए चलता रहता है। कभी इस हिंदुस्तान ने उस किसान के लिए सोचा? कभी इस हिंदुस्तान के लोगों ने यूरिया के लिए सोचा? कभी इस हिंदुस्तान के लोगों ने पोटाश के लिए सोचा? कभी इस हिंदुस्तान के नेताओं ने पानी के लिए सोचा? कभी इस हिंदुस्तान के नेताओं ने उसकी लागत के मुनाफे पर कभी बहस की? कभी इस हिंदुस्तान के नेताओं ने कोऑपरेटिव सिस्टम को आम आदमी तक पहुंचाने की चर्चा की? हमेशा अपने मुनाफे की बात, हमेशा सत्ता पर बैठने के लिए कौन सी मौत का सौदा करेंगे उस पर बात की। कौन से ऐसे विचार आएंगे जिससे कत्लेआम होगा हिंदुस्तान में, उस पर बात हुई। किस कारण से हम सत्ता में आएंगे ये तय अंबानी करता है, टाटा करता है, बिरला करता है, अदानी करता है। दुनिया की यहां जितने लोग बैठे और खड़े हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके पास 3% हिंदुस्तान में दौलत नहीं है। इस हिंदुस्तान में 10 आदमी है जिसके पास 40% दौलत भारत का। इस हिंदुस्तान में 100 आदमी है जिसके पास 54 करोड़ लोगों की दौलत है, जो टैक्स देता है 3% भारत का। और जो रेस्ट भारत के लोग हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग, बेरोजगार लोग, मरे हुए किसान लोग, जो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है दुनिया में, वो उसके पास मात्र 3% दौलत है और वो टैक्स देता है 54%। मतलब 5 रुपये की परचून की दुकान पर तेजपत्ता, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची खरीद कर 8 आने का टमाटर, 4 आने का आदि, 10 आने का गोभी, 1 रुपये का बैगन खरीद कर अपने घर लाता है और किसी दिन 2 दिन चलाता है। उसके पैसे से भारत को मिलता है 54% टैक्स, और उसी को नेता और पूंजीपति और दलाल और माफिया कहता है ये साला खैरात में खाता है। 10 किलो अनाज इसको खैरात में देते हैं। खैरात में तो नेता खाता है, खैरात में तो ये पदाधिकारी खाता है जो ट्वीट करके अपनी जिंदगी थोप देता है भारत के भगवान पर। आप भगवान नहीं तो क्या, खाते आपसे है, भगवान नहीं तो क्या है, मेहनत आप करते हैं, भगवान आप नहीं है तो क्या है। एक मिनट में, कौन है भगवान? भगवान किसको क्या दिया?
इंसान दिया है और इंसान को भगवान है, रुक जाइए, इंसान को भगवान ना दे। ये राजनीति वाली स्टाइल छोड़ दी, मुझे ये सब पसंद नहीं है, नारा मारा आवाज, मुझे बच्चे से सबसे नफरत है। मैं जानना चाहता हूं आप लोग, आपकी आमदनी क्या? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, हम कहते हैं 4,800 से ज्यादा इनकम किसी के पास नहीं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 85 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज और 10 किलो चावल और 15 किलो आटा देते हैं तब वो जीवन जीता। क्या किसी नेता का बच्चा 10 किलो अनाज 6,000 रुपया पर, कोई दलाल अपराधी माफिया का बच्चा जिएगा? कोई पूंजीपति का बच्चा जिएगा? पप्पू यादव के एलसीएस कुत्ते पर खर्च होता है 80,000 का महीना। मेरे यहाँ 12 घोड़ा है जिस पर कम से कम 1.5 लाख रुपया का खर्च लगता है पप्पू यादव। और हमारे गुलामी का सबसे बड़ा कारण भगवान और जाति बन गए, धर्म और मजहब बन गए, नेता बन गए। इस देश को चलाता कौन है? एक गांव में पप्पू यादव का भाई दलाल है और पप्पू यादव के भाई से गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लोग कहते हैं कहा हो दुकान बाबू कुछ काम हुई, अरे चल कौन काम बा? एक सीआई से काम बा, एक पर्चा 6 महीना से हम जात हमारे पैर सिखा गए, एक पर्चा लिखे दे। ठीक बात है, 2,000 टका हो तो 1,000 दे, 1,000 रख ले, तुरंत ही हो गए। अब वो दलाल उसको ले जाता है 2,000 रुपये में पर्चा कटवाने की बात करता है। ये दलाल आपके समाज के आपके लिए हीरो हो जाते हैं और आप उसी के भोज में बढ़ चढ़ के खाना भी खाते हैं। उसी को आप जब तक दरवाजे पर मुंडन में और बिहार में इस नेता और दलाल को नहीं बुलाते हैं तब तक आपका ब्याह शादी होता है नहीं। आप यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पप्पू यादव को जबरदस्ती बुला लिए और ये जबरदस्ती बैठ गए। इनकी इच्छा थी, मैंने कहा आपको विचारों को मैं दमन नहीं करूँ, विशाल जी हमको बांस करते रहे, क्या होगा इससे? भ्रष्टाचार को कौन खत्म कर देगा? क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कब क्या हुआ? अन्ना हजारे का दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के आंदोलन आपने लड़ी, किसी दूसरे के पैसे से आंदोलन हुआ, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं? उसके बाद क्या हुआ? अन्ना आंदोलन बैक डाउन हो गई। सबने कहा आई एम अन्ना, वकील ने कहा आई एम अन्ना, लेकिन जब वकील साहब जब तक कोर्ट में जमीन बिक नहीं जाता है तब तक केस खत्म नहीं होता। आई एम अन्ना, टीचर ने कहा आई एम अन्ना, जब तक भैया इसको चुप करिए, क्या फालतू बात कर रहे हैं? अरे ये कौन है जी? ये नरेंद्र मोदी नीतीश लालू जी का सभा नहीं है, बहुत क्लियर समझिए। आप बात हमारी सुनिएगा तो मैं रहूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। सब आए बोले माए मन्ना, अब वो यूथ जो सिवाय पॉर्न देखने के उसको जिंदगी आता है नहीं। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट आफ्टर मनी वैश्विक सुख पहले चाहिए। उसने कहा आया मन्ना, डॉक्टर कभी भी न्याय नहीं मिलती है इस हिंदुस्तान के कोर्ट से। बकरी चोराने वाले को जेल, रोड पर लड़ने वाले को जेल, आम आदमी की आवाज उठाने वाले को लाठी, आम आदमी के लिए लड़ने वाले पर केस और आम आदमी की जिंदगी छीन लेने वाले को आजादी। अंबानी की बीवी के जन्मदिन पर
400 करोड़ का मोबाइल गिफ्ट दिया है। मोबाइल 40,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिए। एक व्यक्ति के बीवी के जन्मदिन पर 400 करोड़ का मोबाइल। बिहार का जो बजट है वह एक व्यक्ति के बीवी पर गिफ्ट दिया जाता है। कितनी कुर्बानी भी जैसे लोगों की हो। कब तक आप धरना पर बैठे? क्या नेताओं को उड़ा देनी? क्या ब्लॉक विधानसभा और लोकसभा में डायनामाइट लगा के उड़ा नहीं देना चाहिए? क्या कहा था राष्ट्र कवि दिनकर नागार्जुन? यदि संसद बहरी और गूंगी हो जाए तो जनता को लड़ने और आवाज देने की जरूरत है। जनता कभी आवाज ही नहीं देती। कहता मेरे जात का नहीं मामला है, नहीं जाए। हिंदू का मामला है, नहीं जाए। पासवान का मामला है, नहीं जाए। आप राम को भगवान मान लिए, वाल्मीकि को ढोंग बना दिए। आपकी हिम्मत वाल्मीकि को भगवान मानने की नहीं हुई तो आप करिएगा। बुद्ध को दलितों के घर में स्थापित कर दिए। जादव, कोड़ी, कुर्मी, कहार, राजपूत, ब्राह्मण के घर में स्थापित नहीं हुए। कब तक धरना? और आपके साथ कौन है? जब विधानसभा में सुबह से शाम गाली गलौज होगा, जब लोकसभा में सुबह से शाम नारी, खोखी औरत जो हमारे गांव में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, उसके लिए झगड़े होंगे, आपकी बात कभी नहीं होगी। जब कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब छोटा उद्योग बड़े उद्योग में आम आदमी की मजदूरी के पैसे लगाकर उसकी शेयर और उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब हम मालिक कैसे बनेंगे? कोऑपरेटिव सिस्टम से जोड़ा गया था बड़े और छोटे जमींदारों को और काश्तकार को और छोटे किसान को, ताकि सब एक होकर के उसके फसल की, उसके हिस्से के अनुसार उसकी संपत्ति का अधिकार उसको मिले और उसको लगे कि मैं भी इसका मालिक हूं। इस हिंदुस्तान के लगभग 80% लोगों को लगता है कि मैं नौकर, मैं मालिक नहीं हो सकता, मैं मजदूर हूं, मैं कभी किसान नहीं हो सकता। कहा कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। मैं भी मानता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर जितनी भी कंट्री है, किसी भी प्रतियोगिता में रिटर्न एग्जामिनेशन की प्राथमिकता दी जाती है। रिटर्न एग्जामिनेशन सीटीटी, टीटी, सीटीएट, बीटीएट, जितने भी लोग सीटीएट किए हैं उनका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ। वो ऑरल भी नहीं आया, सीटीएट इंटरव्यू में नहीं आया। पहले हम 12th और उसके बाद हम लगातार एग्जामिनेशन देने के बाद जब एक पॉलिसी बनी कि सीटीएट और बीटीएट में आने के लिए हमको एग्जामिनेशन की आवश्यकता होगी, हम एग्जाम देकर के आए। नहीं था। 20 साल पहले यह बात हमने कही थी कि प्रतियोगिता को हार्ड किया जाए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आप रिटर्न का एग्जामिनेशन दीजिए। जब आप नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी कर लिए, हाई कोर्ट को आपने अपने पॉलिसी के बारे में बता दिया और कह दिया कि हमारी पॉलिसी सीटीएट, बीटीएट के एक रिटर्न एग्जामिनेशन का एक नॉर्म्स को पार कर ये सीटीएट हो सकता है। और सीटीएट के बाद हम नियुक्ति पत्र देंगे।
कल आपने आते ही कहा नहीं, जो 4 लाख टीचर नियोजित और संविदा पर है उन्हें भी रिटर्न देना पड़ेगा। यदि वो रिटर्न देते हैं तो वो नियमित हो जाएंगे। नीतीश जी, क्वेश्चन मार्किंग कौन करे? सेक्रेटरी या नेता? क्वेश्चन बनाएगा कोचिंग और पदाधिकारी मिलकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पत्रकार जी, आज यदि किसी आईएएस को कहा जाए कि फिर से आप 30 साल पहले जो एग्जाम दिए थे फिर से आप एग्जाम देके आइएगा तो आप आईएएस होइएगा, नहीं आइएगा तो आईएएस नहीं होइएगा, क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता। अब उल्लू कैसे हम लोग को नेता बना रहे हैं सो आप देखिए, और हमारे नेता भी उल्लू कैसे बना रहे हैं उसको देखिए, हमारे लोग भी। अब जो कल टीचर का एग्जामिनेशन था सीटीएट का, उसका नॉर्म्स, और अब जो सीटीएट का एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसका कंप्लीट रूप से एक क्वेश्चन तय होगी, और वो क्वेश्चन इतना हार्ड होगा कि लगभग 80%, 4 लाख में 90%। अभी हेडमास्टर का रिटर्न एग्जाम हुआ था, 7,500 हेडमास्टर में मात्र 200 हेडमास्टर रिटर्न में पास थी मात्र। और अब क्या होगा इसको सुनिए, अब होगा कि 90% नियोजित शिक्षक फेल कर जाएंगे। तब वो बोलते हैं कि आप फेल कर जाइएगा तब भी आप नियोजित रहिएगा। तो अब उसको क्या बोलेगा पूरा देश? सारा इसने टीचर से बिहार पढ़ा रहा था जो फेल करेगा, और उस टीचर के बारे में क्या हो, फेल कर गया, तारे से हम अपन बेटा का पढ़ाई, अरे बाप रे बाप, चला चला। वो टीचर को गया बुक कर, उस टीचर का तो रिस्पेक्ट नहीं है, वो टीचर को आप फेल कर जाएगा, वो टीचर को टीचर नहीं कहा जाएगा। उस टीचर को तो लोग यही बोलेंगे, धू ये पास थोड़ी है, ये फेल वाला है बहुत, उसको तो गाली पड़ेगा। और बिहार से बाहर लोग गाली देंगे, वहां 90% स्कूल में फेल वाला टीचर है। अब आइए सीटीएट के जो 4 लाख अभ्यर्थी अब है सब मिलाकर, वह जब एग्जामिनेशन में बैठेगा, जिसकी उम्र 4 साल से ज्यादा, 4 साल इंतजार कर करके थक गया, मर गया, अब वो फेल करेगा, तो अब आप कहिएगा हम तो आपको मौका दिए थे और आप फेल कर गए, तो हमारा तो दोष नहीं है। तो दूसरे लड़कों को कहेगा ये मौका ताले खातिर न, तू तो फेल कर गया, तू पढ़वा तब ना। तो नीतीश जी, आपके सरकारी स्कूल में फेल वाले टीचर से पढ़ेंगे तो फिर हमको पास होगा। पॉलिसी है, मैंने बीच में एक बात लाई आपको, और हमारे लोग आज तक विरोध भी देखते, एक बार न्यूज नहीं दी, एक बार पुतला दान नहीं हुआ। हमको रात में एक पत्रकार ने कहा कि आप सरकार में हैं, महागठबंधन में। हमने कहा हमको पता नहीं है, मैं पेंडुलम में हूं। वो लोग राजा है, हम रंग है, राजा को तय करना है, रंग को पप्पू यादव को रखेगा या नहीं रखेगा। हम तो अपनी बात ही कर सकते हैं और हम लड़ ही सकते हैं। जब 17 साल नीतीश जी थे तब भी लड़े, जब उसके पहले लालू जी थे तब भी लड़े, अब जो आएगा तब भी लड़ेंगे। अभी तो हमको लगता है हमारी बीवी आधा है महागठबंधन में, हम शायद आधा अभी दिक्कत में चल रहे हैं। यदि बीवी की कृपा हुई तो हो सकता है कहीं से हो जाए, अब कृपा पर ही जिंदा है। हमने कहा, तब किसने कहा कि आप काहे चले गए? निमंत्रण आया तो आप तो नहीं जाते थे। हमने कहा कि निमंत्रण के कारण नहीं गए। ये जो यादव साहब ने कहा था निमंत्रण आया तब वो नहीं गए। चले न जाना चाहिए, आप हरदम लड़ते रहिएगा। हमने कहा कि चलो एक बार यो करके देख लेते हैं, ऐसा बोले कि यादव लोग घर आवे, हम चुपचाप चले गए, गाड़ी न सुनते। तो हैरी खाना रहा, लाइट मुका खेला भले रहा। तीसरा जाता है, कहता है ये 5 जात मेरा,
सातवां आता है, कहता है ये 3 जात मेरा। इसके अलावा बिहार में बात क्या होती, कभी बात होती है तो बता दी, कभी तरारी की बात हुई है, कभी तरारी के आम आदमी के जीवन जीने की बदलने की बात हुई है क्या? 40,000 रुपया महीना के बगैर एक परिवार कैसे जिएगा? यह सवाल पीएम और सीएम क्यों नहीं करता है? का रिश्ता है उन्होंने स्थापित किया और मॉरल और नैतिक प्यार हमारे साथियों का इन्हें थोड़ा मोड़ा मिला, पहले मिलना चाहिए था। हमारे नेता बस मेला देखने के लिए सिर्फ आते हैं, जब भीड़ लगती है तभी नेता लोग वहां जमात होता है। मुझे लगा 3 दिन हमारे साथियों को हो गया। ये कल भी मैं आ रहा था, कल हमको आना अम्बेडकर छात्रावास में, हमको मूर्ति का, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का खर्च हमको उठा कर जाएंगे, लेकिन रात में मुझको 10 बजे लगा नहीं। 3 दिनों से जो व्यक्ति गरीब के साथ बैठा है, कल बहुत हो जाएगा। 3 बजे मेरा जजमेंट डेट है कोर्ट में, मुझे वहां पहुंचना। मैंने कहा कि स्पीडली आ जाऊंगा, आज जाता हूं, जबकि आज मेरा प्रोग्राम कहीं और था, उसको काट के। मैंने एक साधारण वर्कर नहीं समझा रितेश को, ये मेरे जिगर का और दिल का टुकड़ा था। मैं अपने पुत्र के लिए जो जिम्मेदारी निभा सकता था, उससे ज्यादा मैंने महसूस किया इसके दर्द को और तरारी के आम आदमी की पीड़ा को, इसलिए हमने आज ही आना उचित समझा। मैं भरोसा देता हूं आपको एक बात की, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है पैसे के अलावा। मेरा जो है सब कुछ आपका है। जो भी दुनिया में गरीब है वो कहीं संकट में होंगे, मेरी औकात 20,000 रुपया देने की है। जब भी आपकी बहन बेटी और किसी को पढ़ाई के लिए 20, 25, 50,000 रुपया चाहिए, याद करिएगा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना किडनी भी आपको दे दूंगा। जब भी आप पर हमला होगा तो गोली खाने की ताकत इस भारत में सिर्फ मेरे पास, मरने की जज्बा मेरे पास है। हम कभी बैठकर और घर में ट्वीट करके जीने की क्षमता पैदा नहीं किया। आप हैं तो पप्पू यादव है, आपके बगैर भगवान का कोई औचित्य नहीं है। आपकी खुशी और मुस्कुराहट में ही दुनिया है। मैं सिर्फ आपके लिए जीता हूं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जो जहर की तरह ऊपर से नीचा जा चुका है। पब्लिक को भी पैसा चाहिए, ऊपर भी पैसा। मुखिया जी दही चूड़ा मुर्गा भात खिलाएंगे तो आप वोट दीजिएगा। जो ज्यादा मटन खिला दिया, मुर्गा को कम खिलाया तो उसको वोट नहीं मिला। अच्छी जुआल खस्सी काट दिया तो कहेगा खस्सी अच्छा था, वोट चलो उसी को दे दो। आम आदमी को वोट नहीं पड़ता, इसीलिए भ्रष्टाचार जाने का रास्ता नहीं बढ़ पाता। हम सिर्फ आपसे यही कहेंगे, हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। आने वाले समय में आरा में 6 विधानसभा है, 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में हमको एक सब जात पात पर दे दीजिए। 40 लोकसभा में 40 ठो हमको आप विधानसभा दे दीजिए और 40 एमएलए जिस दिन हमको दीजिएगा, मेरे बगैर सरकार किसी की नहीं हो सकती। यह इतिहास लिख दूं, मैं अपने बच्चे की सौगंध खाता हूं। मैं उपेंद्र कुशवाहा नहीं हूं कि विरासत के लिए किसी को बेटा और बेटी का क्रिया किया। मैं आपके लिए खाता हूं। जिस दिन इतिहास आएगा सूर्योदय नहीं हो, रात के 12 बजे गरीबों की सूर्योदय हो और सुबह जब होगा तो आपके दरवाजे के आगे जिंदगी बदली। दलाल अपराधी माफिया को नामो निशान मिटा दें, या तो मारेंगे या तो बिहार छोड़ा। साफ कोई कंप्रोमाइज नहीं। परिस्थितियां हीरो बनाती है, भीड़ नहीं बनाती। मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि रितेश टाइप का नौजवान हर शहर में 10 आदमी 20% भी पप्पू यादव बनने का प्रयास करें।
जो सिर्फ आम आदमी की सुने। आपसे ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास आइए। नीतीश कुमार का फोन और पप्पू यादव का फोन किसी को चला जाए, यदि पप्पू यादव का फोन पहले ना सुने, मेरे पैदाइश में था। मैं बहुत क्लियर हूं। किसी अस्पताल में 6 लाख 2 लाख का बिल रखा हुआ है, मुख्यमंत्री का फोन जाएगा, वो नहीं छूटेगा। पप्पू यादव का फोन जाएगा, डॉक्टर का बाप नहीं छोड़ा तो या मैं रहूंगा या तो डॉक्टर नहीं। ये पूरे बिहार को पता है। मैं सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूं। हमारे ईमानदार प्रयास को आप जो मन में आए, विवाद ही वो लिख दीजिए, लिख दीजिए। पप्पू यादव ने कहा डेनामाइट से उड़ा दो, यही लिखिए, वही चलेगा। लिख दीजिए पप्पू यादव ने कहा कि नेता नाग और सांप से ज्यादा खतरनाक। लिख दीजिए पप्पू यादव ने कहा कि संसद और विधानसभा भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जगह है। लिख दीजिए सब कुछ, लेकिन लिख दीजिए। सूरदास ने कहा कि खिचड़ी में घी डाल देंगे। सूरदास को किसी ने कहा कि खिचड़ी में घी डाल देंगे, तो सूरदास ने कहा कि गड़गड़ेला कहां तोड़ना चाहिए ना। बोलिए ना, क्या चाहते हैं, बोलिए ना। इनको भूख हड़ताल रखिएगा तो ये कल मर जाएगा। मेरा आग्रह है, वीडियो सब आए, आपको कहाँ घर था?